7 टाइप्स के क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो है टाइप नंबर 1, AIB 16. Looks like it's going to be a tough deal for all of you. But I must let you know that it only seems so. The new notification which says that you will not be allowed to carry any books to the examination hall or any notes to the examination hall should make no difference to you at all. आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो AIB एग्ज़ाम पर जो मैंने बनाई थी वो देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगी। उस वीडियो में मैंने आपको एक लिस्ट दी थी बुक्स की जो आप वहाँ पे लेके जाओगे। अगर आप देखो तो उस लिस्ट में सिर्फ एक ही मैंने एडिशनल बुक बोली आपको, and that was the time when I also gave the AIB exam. So I actually got to know what all I used, और इस वीडियो में आपको वही सब बताने वाली हूँ कि AIB एग्ज़ाम में आखिर असल में काम में क्या आता है और इस नोटिफिकेशन से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी क्यों नहीं है। Okay, so here is the AIB exam question paper in my hand. This is the latest one. Mine was set C. It was in the English language. तो मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे 24 जनवरी वाले AIBA में वो थे 100 क्वेश्चंस, और इसमें से अबाउट 80 क्वेश्चंस, 75 to 80 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली ओनली फ्रॉम द बेयर एक्ट। और अभी जो नोटिफिकेशन आई है बार काउंसिल की तरफ से उसके अकॉर्डिंग भी आपको बुक्स ले जानी अलाउड नहीं है, आपको नोट्स ले जाने अलाउड नहीं है, आपको कुछ लिख के ले जाना या बना के ले जाना घर से अलाउड नहीं है, लेकिन आपको बेयर एक्ट्स ले जानी डेफिनेटली अलाउड हैं। और ये एग्ज़ाम अभी भी एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो अगर आप बेयर एक्ट्स लेके जाते हो तो भी आप 75 to 80 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, और आपको करने तो 40 हैं। अब बात यह है कि बेयर एक्ट में डायरेक्टली आंसर्स नहीं मिलते। जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग गाइड यूज़ करते थे, वहाँ कर रहे थे एक्चुअली, या कुछ लोग और बुक्स यूज़ कर रहे थे जिसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल रहे थे या छोटे छोटे नोट्स मिल रहे थे बने हुए। बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी पेपर को जल्दी कर पा रहे थे। लाइक इफ़ आई टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई कम्प्लीटेड द पेपर इन लेस देन 2 hours. And according to the latest answer key which has been released, I am getting about 91 marks, 91 marks. उसमें से मुझे लगता है कि 2-3 क्वेश्चन पर्सनली गलत हैं, तो मुझे पता नहीं कितने आएंगे, लेकिन मेरे ये जितने भी नंबर हैं ये सब कुछ बेयर एक्ट से ही आ रहे हैं। हाँ, थोड़े मार्क्स होंगे जो कि केस लॉज और ये सब में आ रहे होंगे, बट हमें 91 या 90 लाने की तो ज़रूरत ही नहीं, हमें 80 लाने की भी ज़रूरत नहीं, हमें लाने तो 40 है ना। तो अब ये जो 40 लाने वाला प्रोग्राम है ना, ये आपको बनाना है। मैंने इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया और मैंने देखा कि हम ये 40 वाला प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बेयर एक्ट्स बताई थी उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स एक बार दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ, जिसमें से कि पहले है एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट तो ज़रूर कैरी करना। आर्बिट्रेशन एक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम ले जाना भूल जाते हैं, बट मैंने देखा आर्बिट्रेशन एक्ट से 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, कि कौन सी एक्ट आर्बिट्रेशन एक्ट ने रिपील करी थी। पहले रिपील के तो आपको पता ही है एक सेक्शन होता है, बस वहाँ से देखो और पता लग जाएगा। फिर उसके बाद कुछ केस भी आए थे उस पर, जो कि आपको कई बार तो बेयर एक्ट में वो सेक्शन के नीचे लिखे होते हैं ना, वहीं पर मिल जाते हैं। IPC एंड CRPC, इसमें से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस सेक्शन में क्या है, उस सेक्शन में क्या है। लेबर लॉ में से भी आ जाते हैं, तो लेबर लॉ का मैनुअल लेके जाना, ठीक है। और अब इस वाले पेपर में तो नए वाले कोड से कुछ नहीं आया था, बट नए वाले कोड्स भी लेके जाना। आई सस्पेक्ट कि कभी ना कभी तो वो देना शुरू कर ही देंगे। फिर एक ऐसी एक्ट है, 2 ऐसी एक्ट्स हैं जो हम कई बार ले जाना भूल जाते हैं, वो है इनकम टैक्स एक्ट और GST एक्ट। आएंगे 2 क्वेश्चन ही, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट और GST एक्ट ले जाना मत भूलना प्लीज़। डायरेक्टली वहाँ से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लिखा होगा कि GST एक्ट में इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है, कौन से सेक्शन में है, उसका मीनिंग क्या है। कोई भी टर्म दिया होगा आपको डायरेक्टली सेक्शन में से देख के बताना है। इनकम टैक्स एक्ट में भी यही होगा, तो क्यों हम अपने 1-2 मार्क्स छोड़ें, लेके ज़रूर जाना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी ले जाना। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट आया था इस बार, 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, वो पढ़ लेना। एबर्ट पेरी के जो 7 लैम्प्स होते हैं कि एक एडवोकेट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो देख लेना आप। वो मैंने एक नया क्वेश्चन देखा, वैसे तो वो बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन था, 4 ऑप्शंस में से जो 3 ऑप्शन थे वो तो इतने ख़राब थे कि पता लग रहा था देख के ही कि ये वाले तो 7 लैम्प्स नहीं हो सकते हैं।
Okay, so now we come to how do you prepare for the AIB exam? What all do you need to see before the AIB exam? आफ्टर दिस न्यू नोटिफिकेशन कि भाई अब बुक्स तो ले जा नहीं सकते हैं, तो बैरैक्स में से क्या क्या देख के जाए. तो मैंने क्या किया, मैंने 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए और उनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं साथ में वो भी आइडेंटिफाई किया. अब उन 7 टाइप्स के क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो है टाइप नंबर 1. टाइप नंबर 1 में होता है इलस्ट्रेशंस गिवन विथ सेक्शंस एज ऑप्शंस. ओके, सो इलस्ट्रेशन दे देंगे आपको, क्वेश्चन में पूरा बता देंगे कि ए ने ऐसा किया, बी ने ऐसा किया, फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें से ये किस सेक्शन में फॉल करेगी इसकी एक्ट. ठीक है, पूरा आंसर भी दे देंगे कि ए ने ऐसा किया, बी ने ऐसा किया, अब इसमें ये वाली पनिशमेंट हो जाएगी, अब बताओ लेकिन वो कौन से सेक्शन में होगी. तो 4 सेक्शन के उसमें आपको डेफिनेटली ऑप्शन दिए होंगे. अब आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल वो 4 सेक्शन खोल के देखने और कर लेना है. तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको कोई तैयारी नहीं करनी है. टाइप 1 नीड्स नो प्रिपरेशन. नाउ वी कम टू टाइप 2. टाइप 2 ऑल्सो नीड्स नो प्रिपरेशन. इसमें हेडिंग ऑफ द सेक्शन दे देते हैं. For example, plea bargaining is talked about under which section of CRPC or under which part of CRPC. तो आप सिंपल देख के बता दोगे. इस वाले सेक्शन में एक चीज़ ज़रूरी है प्रिपेयर करने के लिए आपको, कि आपको ना बेयर एक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. हर बेयर एक्ट के, स्पेशली IPC, एविडेंस, CRPC और CPC, इन बेयर एक्ट्स के आप ना खोल के देख लो एक बार. इनके सिर्फ इंडेक्स में देख लो कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, हेडिंग्स क्या क्या है, ताकि आपको उस समय ना खोलने में थोड़ा सा इजी रहे बेयर एक्ट को. और हाँ, इसके साथ एक फैमिली लॉ यानी कि स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, HMA एंड HAMA. ठीक है, इन सब बेयर एक्ट्स का आप एक बार सिर्फ वो देख के जाना, इंडेक्स देख के. ठीक है, सेकेंड टाइप का आपको मैंने बता दिया. अब होता है थर्ड टाइप का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें होता है कि इलस्ट्रेशन लिख के आती है ज़रूर. इलस्ट्रेशन आपको सेम टू सेम बैरक मिल जाएगी और आपसे पूछते हैं कि बताओ ये कौन सा ऑफेंस बनेगा. ऐसा हो गया तो ये कल्पेबल होमिसाइड बनेगा, मर्डर बनेगा, या सिर्फ सिंपल हर्ट होगा, या ग्रीवियस हर्ट होगा, या कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, और ऐसे भी पूछ लेंगे. फॉर एग्जांपल मैरिज में बहुत पूछ लेते हैं कि इन दो लोगों ने शादी की, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाले आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इन दो लोगों ने शादी की, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड होगी, क्या वो स्पेशल मैरिज एक्ट में वैलिड होगी. तो ऐसे करके अगर आपको, अब ये इस थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आपको यही करना होता है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए बेयर एक्ट का. आप खोल के देख लोगे सिंपल, अगर उसमें ऑप्शन में दिया है कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, तो आपको पता होना चाहिए भाई कल्पेबल होमिसाइड मर्डर मुझे 299, 300 में मिलेगा IPC के, और हर्ट, ग्रीवियस हर्ट ये मुझे 323, 325 ये सब के आसपास ये सेक्शंस मिलेंगे. अगर पता होगा तो सिंपली खोल के देखोगे एक बार रिवाइज करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट, और वहाँ से करके टिक लगा दोगे कि भाई ये तो हुआ हमारा ग्रीवियस हर्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या सिर्फ एक थप्पड़ ही मारा था और हल्की सी चोट लगी थी, यहाँ से खून निकला था तो हर्ट हुआ. ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन में. फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बड़ा आसान होता है. इसमें ना एक्ट का नाम दे देते हैं, बोलते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में बताओ चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, और 4 डेफिनेशन के एग्जाम्पल दे देते हैं. आपको बोलेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम्पल आपको वो दे देंगे ऑप्शंस. उस आपको करना क्या है, सिर्फ इनकम वाले पार्ट में जाना है और वहाँ से जो ऑप्शन ठीक है उसे चूज़ कर लेना है. इसमें भी कोई तैयारी नहीं चाहिए, लेकिन याद रखना कि डेफिनेशन पार्ट हर एक्ट में होता है. कई बार हम वहाँ जाके बोल देते हैं अरे यार अपने आप डेफिनेशन पता करनी पड़ेगी क्या. अगर कोई अननोन एक्ट से, फॉर एग्जांपल GST एक्ट आपने कभी पढ़ा नहीं, तो GST एक्ट में से अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें इनकम की डेफिनेशन क्या है, या कोई भी चीज़ इसमें मनी ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई पता नहीं यार क्या डेफिनेशन होती होगी मनी ऑर्डर, उसमें होगी भी या नहीं होगी. तो इसलिए हमेशा याद रखना अगर डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो सिर्फ आपको उधर से ही आएंगे जहाँ पर जो कि बेयर एक्ट में खुद से दे रखे होंगे. नाउ वी कम टू द फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन. फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि या तो एंटायर सेक्शन आपको लिख के दे देते हैं, ठीक है, या फिर सेक्शन का जिस्ट या फिर मीनिंग लिख के दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये कौन सा सेक्शन है. उसमें फिर से सेक्शन नंबर्स दे देते हैं, तो सिंपल सेक्शन नंबर्स को खोल के देख लेना. अब बताओ मुझे इसमें कहीं ज़रूरत पड़ी किसी बुक की? है ना सिर्फ बेयर एक्ट का काम, कोई मतलब ही नहीं है परेशान होने का.
सिंपल बैरैक लेके जाना और बैरैक से आपके ये 5 तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। बचे लास्ट 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें से जो मैंने एक मेजर टाइप निकाला है वो है लॉ ऑफ टॉट्स। अब लॉ ऑफ टॉट्स में वो क्या करते हैं ना, लैटिन मैक्सिम बड़े पूछ रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन सिंपल वाले पूछ रहे हैं, विस मेजर, वही मतलब एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्टेट, ये सब पूछ रहे हैं। फिर मतलब पूछ लेंगे आपसे जनरल टर्म्स का, जैसे जॉइंट, टॉट फीजर्स, होल्डर्स इन कॉमन, ऐसे सब करके ना आपसे मीनिंग पूछ लेंगे, अबेटर्स, इन सब टर्म का। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो टॉट में प्रिपेयर करने के लिए क्या करना, सिर्फ जनरल लीगल मैक्सिम्स विच कम अंडर द लॉ ऑफ टॉट्स वो पढ़ के जाना, ठीक है। दैट विल बी इनफ फॉर यू। इफ़ यू वांट टू रीड सम जनरल केसेस, जो इंग्लिश लॉज वाले होते हैं ना, जो टॉट बेसिक्स में पढ़ाते हैं, आप वो वाले केसेस को भी एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। टॉट वाला टाइप ऑफ वर्क होने के बाद वी कम टू द 7th एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ द केस लॉस सेक्शन। अब केस लॉस सेक्शन में से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चंस में से फर्स्ट टाइप होता है मेजरली PILs में से। अब इसमें ना कोई ऐसी PIL वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे जो आपको पता नहीं होंगे। वैसे तो आपको अगर पासिंग मार्क्स लेके आने हैं तो आपको इस सेक्शन को करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो अगर आपको PILs पढ़नी है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एनवायरनमेंट वाली जो PILs हैं वो MC मेहता और ये सब, ओलियम गैस लीक केस, फिर वो कंस्ट्रक्शन वाले कुछ केसेस थे, मसूरी वाला केस, और ये सब आप सिर्फ एनवायरमेंटल लॉ में जो लिटिगेशन थी ना PIL की, वो वाले पढ़ लो, ठीक है। दूसरे टाइप के केसेस जो आप पढ़ सकते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेटेड, जैसे डेलीगेशन और ये सब के क्वेश्चन, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। थर्ड टाइप ऑफ केसेस जो आते हैं वो मैंने देखे लेबर लॉ से। अब लेबर लॉ में भी एक टाइप कि वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हु इज़ अ वर्कमैन, टीचर वर्कमैन है क्या, मिनिस्टर वर्कमैन है क्या, वो जो हमें पढ़ाते थे कॉलेज में, तो सिर्फ वो कर लेना। वर्कमैन वाली जो डेफिनेशन होती है ना, उस पर केस लॉज देख लेना जितने भी हैं मेजर। और जनरल PILs जो भी आज तक हुई है, स्पेशली द जजमेंट्स गिवन बाय कृष्णा अय्यर, जो कि बहुत पुरानी है बट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं और लैंडमार्क हैं अब तक, ये सब आ सकती हैं, ठीक है। इस तरह के आपको आते हैं केसेस, और हाँ 1-2 रीसेंट केसेस भी आ जाते हैं, ठीक है। अब रीसेंट केसेस अगर पता है तो आते होंगे, इसमें आप कोई प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, और इसके लिए आई वुडंट सजेस्ट कि आप प्रिपेयर करो, ठीक है। इस तरह से हमारे करके हो जाते हैं लगभग, हमारे इतना करोगे तो सारे ही केसेस कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ टाइप 1 to 5 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके अबाउट 70-80 क्वेश्चन तो आराम से कवर होंगे, इतने तो वो देंगे ही देंगे। So there is no need to carry notes. In fact, if you're carrying notes and if you're carrying a lot of books, it only wastes your time. It is of no use in the examination hall. I saw people who were sitting there and who were just trying to flip through their notes and their pages, and nothing would be gained from there because all the answers are there in the bare act only. What are you searching for in the books and in your notes? You'll get nothing. एक चीज़ मैं बताना भूल गई, कॉन्स्टिट्यूशन के रीसेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो अभी रीसेंट जो लास्ट 4-5 अमेंडमेंट हुए ना, उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। वो अमेंडमेंट का नंबर क्या है, वो कौन से ईयर में हुए हैं, और उनमें हुआ क्या है एक्चुअली इन 1 लाइन, बस आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए। इतना सारा कर लोगे तो पूरा ही कवर हो जाएगा। अगर आपके पास दिन है ना पढ़ने के लिए, अगर आपके पास 2 दिन भी हैं या 1 दिन भी है तो भी कर लोगे। अगर ये वीडियो बिल्कुल तब देख रहे हो कि पेपर है, या इफ़ यू आर वॉचिंग इट द नाइट बिफोर, देन ऑल्सो यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज यू नीड टू गेट जस्ट 40 मार्क्स, और हमने अपना 70-80 नंबर का तो बता ही दिया आपको बिना पढ़े कैसे करके आना है। No problem. AIB, I'm speaking from my experience. AIB is a very normal, a simple exam which looks like a mere formality to clear, but आई थिंक, हाँ मुझे लेकिन AIB की एक बात बहुत अच्छी लगी, सब लोग बोलते तो हैं AIB बहुत सिंपल एग्ज़ाम है और सब है, बट हाँ AIB आपकी एप्लीकेशन स्किल्स तो थोड़ी बहुत टेस्ट कर रहा है।
तो ठीक है, बार काउंसिल शायद से आने वाले टाइम में और डिफ़िकल्ट कर दे या जो भी है, बट इफ़ यू आर गिविंग इट राइट नाउ, ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप दिस वीडियो इज़ अगेन गोइंग टू हेल्प यू। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ AIB वाली वीडियो एक बार दोबारा बनाओ, नया सिलेबस आ गया है, नया सब आ गया है, सिलेबस सब सेम ही है। एक बार फिर से मैं ऊपर डाल रही हूँ लिंक पुरानी वाली वीडियो का, वो भी देख लेना। उसमें मैंने डिटेल्ड आपको स्ट्रैटेजी बताई है, दैट स्ट्रैटेजी इज़ स्टिल एप्लीकेबल। ओके, उसमें हाँ मैंने कुछ नोट्स भी दिए थे, वो मत लेके जाना, वो वैसे भी केस लॉज वगैरह के थे और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उससे पढ़ना चाहते हो, अगर ज़्यादा टाइम है तो पढ़ सकते हो। एंड जस्ट वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी दैट अ लॉट ऑफ यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग। यार ऐसे क्यों करते हो? if you are watching this, I would really love, I'm requesting, please subscribe to my channel, and press the bell icon also for regular updates. I'll try to be regular. If you'll keep giving me a lot of love, then I'll definitely be regular in posting videos, and I'll be posting time and again. सो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। आपको जो भी देखना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके बताओ कि क्या क्या हैं आपके प्रेफरेंसेस, क्या क्या आप जानना चाहते हो, क्या क्या आप देखना चाहते हो। और भी बहुत सारा नया नया अच्छा ओरिजिनल कंटेंट आने वाला है, सो डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियो, और सब्सक्राइब करोगे ही करोगे। ओके, एंड लेट्स आई मीन बाय।